अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। हेल्थ स्पेशल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसकी एफिलिएशन जज्बात के साथ, एहसास के साथ और सभी चीज़ों के साथ है, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक ऐसा खूबसूरत लम्हा होता है कि जिसकी हर किसी को उम्मीद होती है, इंतज़ार होता है। हम बात करेंगे औलाद जैसी नेमत के हवाले से, जो जब नई मुयस्सर होती या वो जोड़े जो इससे महरूम रह जाते हैं तो वो कितनी तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजारते हैं। और ये बहुत ही नाजुक किस्म के जो हैं वो एहसासात होते हैं जिनको वो फेस करते हैं। इसमें दुआ, आंसू, इंतज़ार सभी कुछ शामिल होता है। हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के हवाले से, बांझपन या बेऔलादी। ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं और हम सुनते हैं कि बेऔलादी का शिकार है कोई, या हम सुनते हैं कि इनफर्टिलिटी है। तो इनफर्टिलिटी असल में है क्या? आज हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर समीना साइमी, जो होम्यो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं अपने इस प्रोफेशन में, और आप टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पे इनको देखते रहते हैं। फेमस डॉक्टर हैं और कंपिटेंट हैं। हम चाहेंगे कि इनसे पूछें। जी डॉक्टर साहिबा, आपको वेलकम कहते हैं। आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि बेऔलादी क्या है, बांझपन क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने और बहुत ही अहम टॉपिक है आजकल के दौर के हिसाब से कि औलाद का एक सुनते ही आपको बड़ा खूबसूरत सा एहसास है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। जब कोई एक कपल जो है मोर देन 1 ईयर साथ रहता है, उसके बाद भी उसके घर औलाद पैदा नहीं होती, तो ये इनफर्टिलिटी है, बांझपन है। ठीक है, ये जो बांझपन है इसमें रीजंस हैं। ये मेल बांझपन भी हो सकता है, मर्दाना और जनाना दोनों हो सकते हैं ये, और उसके मुख्तलिफ रीजंस हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही कहूँगी कि बांझपन वही है जिसमें एक कपल जो है मोर देन 1 ईयर एक दूसरे के साथ रहे और किसी रीज़न की वजह से उनके घर औलाद ना पैदा हो सके, औलाद जैसी नेमत से वो मरहूम रहें। ठीक हो गया, बहुत ही बेहतरीन। और डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल आपने जिस तरह अभी बात की कि बेऔलादी जो है वो 1 साल तक जो है कांस्टेंट यानी रहते हुए भी जो है वो प्रेगनेंसी ना होना और कंसीव ना कर सकना, तो ये इनफर्टिलिटी है। और आपने अभी बात की कि मेल और फीमेल दोनों ही इसका शिकार होते हैं, जबकि कॉमन मिथ जो हमारे माशरे में चली आती है, समझा जाता है कि बेऔलादी है तो सिर्फ औरत ही है, या औरत है तो वो इनफर्टाइल है या बांझ है। और अगर हम कोई टेस्ट वगैरह कहते हैं, आपके पास पेशेंट आते होंगे जो कि वो यही कंसीडर किया जाता है कि फीमेल का इलाज किया जाए। इस तरफ आया ही नहीं जाता कि मेल भी जो है वो उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि हम रिसर्च में देखते हैं कि 40% जो है वो 50% बल्कि जो है वो कि मेल जो है वो उनकी वजह से भी जो है ये चीज़ होती है। बिल्कुल, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वजूहात होती हैं। डेफिनेटली आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इस हवाले से। तो इस हवाले से बताइएगा डॉक्टर साहब कि आजकल आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शरह बढ़ गई है ये बेऔलादी की। हर 5वां कपल जो है ना वो बेऔलादी और इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहा है। तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि क्या वजह है कि ये जो है ना बढ़ती हुई यानी जो बेऔलादी है वो क्यों है। जी डॉक्टर साहिबा, एक्चुअल में जब आपके पास जब केस आते हैं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि यही समझा जाता है कि फीमेल है, और जैसे ही शादी होती है तो एक प्रेशर से क्रिएट हो जाता है, एक ख्वाहिश भी पैदा होती है कि हम माँ बाप बने, एक फैमिली कंप्लीट हो, एक फैमिली कंप्लीट हो। और ये देखा भी जाता है कि उससे आपका रिलेशन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, बाउंडिंग आपकी अच्छी हो जाती है। सही। और उसकी वजह से आपके ऊपर एक प्रेशर भी आपके रिलेटिव से, सराउंडिंग से पैदा होता है कि आप हो जाना चाहिए। और उस प्रेशर में 90 आपने जैसे भी बताया कि सिर्फ फीमेल को ही जिम्मेदार समझा जाता है। एग्जैक्टली। जिसमें 50% मेल और 50% फीमेल हैं। ठीक है, और इसकी जो आजकल के दौर में शरह बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जिसमें फीमेल की तरफ आ जाएं तो उनके अंदर सबसे पहले मैं जो समझती हूँ वो स्ट्रेस है। सही, बहुत बड़ी बल्कि वजह है ये। फीमेल स्ट्रेस इस कदर लेती हैं, सबसे पहले उनकी शादी हुई, 6 मंथ गुजर गए, कंसीव नहीं हुआ, तो उनको ये लगता है कि उफ
ये ना हो कि मैं ऐसे ही रह जाऊं, बिल्कुल। ये ना हो मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर ले, ये बहुत ठीक बड़ा है ना, प्रेशर होता है। बहुत ज्यादा प्रेशर, स्ट्रेस है। उसके बाद आपका वेट है, आपका ओवरवेट होना, आपका अंडरवेट होना, सही। फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, कुछ मेडिसिन का यूज है, ठीक है, और आपकी डाइट है, बिल्कुल। ठीक है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपको इस तरफ लेके जाती हैं कि आपको कंसीव करने में मुश्किल हो रही होती है। उसमें ये है कि जैसा आपका ये कंप्यूटराइज्ड दौर है आज का, जी। हम लोग बच्चे ही चाहते हैं कि बस आनन फानन सब कुछ हो जाए, हमें करना कुछ ना पड़े, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। हम एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को जो है फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। ये वजह है। दूसरा आपकी वजह है आपकी आउटिंग, आपकी डाइट, आपका खाना। आप हर दूसरे दिन बाहर से ऑर्डर करके खाना खा रहे होते हैं, जो आपके हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स, आपके फीमेल हार्मोन्स, बिल्कुल, उन दोनों को अफेक्ट करता है। ठीक, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अफेक्ट करता है। दैट्स वाई आजकल के जो दौर में इसकी शरह बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक हो गया। इसके ऊपर मजीद भी हम बात करेंगे कि जैसे अभी आपने बात की प्रोसेस्ड फूड जो है वाकई और जंक फूड बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है, जिसमें जो है वो प्लास्टिक की स्पेशली जो शरह होती है वो क्योंकि पैक्ड होते हैं प्लास्टिक में, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इवन कि हम रिसर्च में देख रही थी कि उसमें हम ये देखते हैं कि बाहर से कोई गर्म खाना लाया जाता है या कुछ तो प्लास्टिक के शॉपर में या पैक में लाया जाता है, तो वो प्लास्टिक के साथ जब गर्म खाना मिलता है, केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल, वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी असरअंदाज होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं नाजरीन, जिस पे हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे अपनी डॉक्टर साहिबा के साथ। डॉक्टर समीना, ऐसा है कि ओव्यूलेशन डिसऑर्डर क्या होता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, तभी जो है फर्टाइल हो पाता है, कोई इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, ओव्यूलेशन देखें, जिस वक्त आपको पता है कि मर्द के स्पर्म्स हैं तो फीमेल के ओवम्स हैं, उस ओवम के डिस्चार्ज होने का एक पीरियड होता है, ठीक है। वो जो उसका ड्यूरेशंस है, उसमें ओवम का एक हेल्दी ओवम का बनना, उसका इनलार्ज होना, उसका रप्चर होना, वही आपको लेके जाता है प्रेगनेंसी की तरफ। अब ये जो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर है उसमें ये होता है कि उन डेज के अंदर फीमेल का ओवन है, कुछ फीमेल्स के अंदर ओवम्स बनते ही नहीं है, सही, उनके फॉलिकल्स बनते ही नहीं है, जिसके लिए हम रेगुलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, देखते हैं। कुछ के जो फॉलिकल्स हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं 14 डेज पे, 14 डे ऑफ पीरियड्स, ठीक है। कुछ के 16 डेज पे फर्टिलाइज हो जाते हैं, और कुछ के बनते नहीं हैं, कुछ के बनते हैं तो इनलार्ज नहीं होते, कुछ के इनलार्ज हो जाते हैं तो रप्चर नहीं होते। यानी बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर बनते हैं तो नॉर्मल नहीं बनते, यानी उनका साइज खराब हो सकता है, उनकी क्वालिटी खराब हो सकती है, बिल्कुल सही, और क्वांटिटी मैटर करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं होती तो ओव्यूलेशन डिसऑर्डर इसमें आ जाता है। और जैसा कि आपके साथ हमने एक प्रोग्राम पहले भी पीसीओएस के ऊपर भी बात हुई, तो पीसीओएस में जो है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर काफी ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस ओव्यूलेशन डिसऑर्डर की जो मेन वजह है वो पीसीओएस ही है, सही, क्योंकि देखें ओवरी के अंदर ओवम बनते हैं, ओवरी के अंदर ही जब सिस्ट बन जाएंगी, बिल्कुल, तो वो तो जगह ले लेंगी, तो आपके फॉलिकल्स जो हैं, ओवम्स जो हैं, वो उससे मुतासिर होंगे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं चाहूँगी कि आम जो वजूहात हैं इनफर्टिलिटी की, उसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताइए। जैसे अभी हमने पीसीओएस के हवाले से बात किया, पीसीओएस हैं, फाइब्राइड्स हैं, इस तरह से जो इश्यूज हैं उनके हवाले से थोड़ा सा। जी बिल्कुल, जो मेल और फीमेल दोनों के हवाले से, मेल और फीमेल फर्टिलिटी जो है दोनों डिफरेंट है और दोनों ही हैं। अब हम सबसे पहले फीमेल की तरफ आते हैं। ठीक हो गया। फीमेल में सबसे पहले जो है उसका वेट है, जो आउट वेट ये मेल में भी है, ठीक है। अंडर वेट मेल के स्पर्म्स भी हेल्दी नहीं होंगे, फीमेल की भी ओवम्स हेल्दी नहीं होंगे। वेट के बाद उनके जो मेडिकल कंडीशंस हैं उसमें पीसीओएस हो गया, एक आपके यूट्रस की एंडोमेट्राइटिस होता है, आपकी यूट्रस की लाइनिंग के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ओवम्स एंड स्पर्म्स दोनों की क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है वो मुतासिर होती है। उसके बाद आपके जो ओवरीज के अंदर का हमने जिक्र कर लिया, ओवरीज ठीक नहीं, हाँ एक और होता है कि स्ट्रक्चर, आपका जो यूट्रस स्ट्रक्चर्स है उसकी वजह से भी वो भी मैटर करता है। आपकी यूट्रस के अंदर अगर कोई पॉलिप्स हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, सिस्ट हैं, वो भी मैटर करते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, वो भी मैटर करती है। और उसके बाद आपकी जो डाइट है वो भी मैटर करती है। एक और
अगर आप डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 के पेशेंट हैं और लॉन्ग टर्म उसकी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी आपको अफेक्ट करती है इनफर्टाइल होने में, प्रेग्नेंट होने में, वो भी। और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, कुछ सर्जिकल्स भी होती हैं, जैसे थायराइड के इश्यूज हैं और कुछ सर्जिकल्स भी हैं और कुछ ट्रॉमास, इंजरीज भी हैं। बाज़ दफा पेशेंट्स के हिट होने की वजह से, कुछ एक्सीडेंट की वजह से आपके यूट्रस के अंदर, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कुछ इस तरह की तब्दीलियां आ जाती हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो डिफिकल्ट हो रही होती है। सेम इसी तरह हम मेल पे आ जाते हैं। मेल में सबसे पहले जो स्पर्म्स हैं उनका क्वालिटी एंड क्वांटिटी अच्छा ना होना, फिर उसके बाद मेल में भी यही है कि उसमें कुछ डिजीज होती हैं, मेडिकल डिजीज होती हैं, जैसे वेरिकोसिल है, ठीक है, वेरिकोसिल में भी अफेक्ट करती है मेल्स के स्पर्म्स को अच्छा ना बनाने में। उसके अलावा फिर मेल की स्मोकिंग बहुत अफेक्ट करती है, अल्कोहल का यूज बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। और जो आजकल मैं एक अहम बात बताना चाहूंगी कि यंग बच्चे जो है ना, हीट भी स्पर्म्स को खराब करती है। वो क्या करते हैं, लैपटॉप को गोद में रख के घंटों काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैपटॉप के अंदर से जो हीट निकलती है वो उनको, उनके स्कूटम को, उनके टेस्टिकल्स को हीट देती है, जिसकी वजह से उनके जो एनवायरनमेंट सारा खराब करती है। यस, एनवायरनमेंट को खराब करती है, जिससे उनके स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अफेक्ट होती हैं और ये एक डिजीज बढ़ जाती है। तो ये मैंने पॉइंट इसलिए लिया कि बच्चे ये समझते ही नहीं है, घंटों वर्क जो है ना, मतलब किया जाता है कि बैठे टेबल पे रखने, चलो जी गोद में रखने। हाँ, बिल्कुल, जो कंटिन्यूअसली आपको अफेक्ट करती है। सेम इसी तरह की कोई मेडिकेशंस चल रही होती हैं मेल की भी, और डिप्रेशन की मेडिसिन भी कॉज करती हैं बाज़ दफा कि ये इनके स्पर्म्स लेवल को कम करती हैं। डायबिटीज की मेडिसिन भी, अगर कोई कीमोथेरेपी वगैरह उन्होंने ली है, ये मेडिसिन भी अफेक्ट करती हैं। और मेल के ऊपर भी स्ट्रेस होता है, उनके काम का, उनके ये इनफर्टिलिटी का, तो उनपे इतना स्ट्रेस मैंने नहीं देखा कि नहीं होता लिया हो या लेते होंगे। मर्द एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें अपनी कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और फीमेल एक्सप्रेस कर देती हैं। उनके ऊपर प्रेशर इस किस्म का होता है कि उन्हें दिन रात फेस करना पड़ रहा होता है। दैट्स व्हाई वो चीज फिर कितनी देर तक जो है वो डॉक्टर साहब, छोटी सी उम्र में जब बच्चियों की शादी होती है, वो जब हमारे पास आती हैं, वो इस कदर स्ट्रेस में होती हैं कि वाई ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बाकी लोगों की तो शादी होती है, नेक्स्ट मंथ वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? क्या मेरे अंदर कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मैं मां नहीं बन सकती? क्या मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा? रिसेंटली मैं कुछ ऐसे केसेस को देख रही हूँ। ये ओवरथिंकिंग जो है बड़ा प्रॉब्लम कर जाती है। ये आपको एक तो मेंटली आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है, और ये आपका बाज़ दफा हम ऐसा होता है, हम सारे टेस्ट करवाते हैं, उसमें मेल के स्पर्म्स ठीक हैं, क्वालिटी ठीक है, उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, एवरीथिंग इज ओके, फर्टाइल नहीं हो रहे। फीमेल का हमने करके देख लिया सारे टेस्ट, वो भी बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं। क्या है? सिर्फ स्ट्रेस है। बिल्कुल सही बात, जिसे इग्नोर ही कर दिया जाता है, जिसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको स्ट्रेस को आपको कम करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो बातें हो गई कि मतलब हमने वजूहात के हवाले से किया और काफ़ी डिटेल में आपने बताया दोनों हवालों से। अच्छा डॉक्टर साहब, बेऔलादी के सिलसिले में या बांझपन के सिलसिले में कुछ खुराक भी मैटर करती है, जैसा कि एक फास्ट फूड और जंक फूड के हवाले से तो हमने जाना, अब कुछ मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि कौन सी ऐसी खुराक है जो कि फ़ायदा दे सकती है इस सिलसिले में और इस चीज़ को बेटर कर सकती है, इस इन्वायरमेंट को, कि वो फर्टाइल हो सके पेशेंट और कंसीव कर सके, और कौन सी ऐसी बैड हैं उनको भी थोड़ा सा टच दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, देखें, ये तो बहुत ही ज़रूरी है हमारी डाइट। हमने 3 टाइम खाना खाना होता है, तो वो हमारे उसके ऊपर बहुत असरात मुरतब करती है हमारी डाइट। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि आपने जो चीज़ें नहीं लेनी, वो तो स्मोकिंग थी, अल्कोहल था, एक और छालिया। लोग बहुत ज्यादा छालिया खाते हैं, उसको बड़ा इग्नोर करते हैं। वैसे देखें तो आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत ही वो आपको तंग करता है, आपके थ्रोट से इन्फेक्शन शुरू करता है और बहुत ज्यादा, लेकिन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और उसकी जो भी है रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी डिस्टर्ब करता है, होता है। वो चीजों से आपने अवॉइड करना है। आपने खाना क्या, फ्रेश खाना बना के खाना है। सही। आपने मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, और सिट्रिक फूड्स हो। ये जो एक्स्ट्रा शुगरी फूड्स हैं, इनसे आपने अवॉइड करना है। ये आपको जैसे बहुत सारी बीमारियां और देते हैं, इसी तरह सेम। और टाइम का बहुत आपने काउंट करना है कि आपने किस वक्त खाना है और किस वक्त नहीं खाना है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि कहा जाता है कि बाज़-औक़ात ये होता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यस तो इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए जैसा कि हम सुनते हैं कि आप एग्री करती हैं, जैसे कि अजवाइन का कहवा कहा जाता है यस कि ये लें, फ्लैक्स सीड को रिकमेंड किया जाता है और यस इसमें ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जो सीड्स हैं इनके अंदर बिल्कुल ऐसा है। और जो इन्फ्लामेशन का आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि इन्फ्लामेशन एक कॉज है पीआईडी के साथ बहुत सारी फीमेल्स यस आती हैं ये फीमेल में भी और मेल में भी में है, भी। बिल्कुल। ठीक है, मेल के अंदर भी इन्फ्लामेशन जो है उनके स्पर्म्स लेवल को भी कम करती हैं और उनकी क्वालिटी को भी कम करती है। और फीमेल में भी जो इन्फ्लामेशन है, स्पेशली इन यूट्रस, जो इन्फ्लामेशन है वो विजाइनल है या कोई उनको यूट्रस के अंदर है, तो वो भी ये उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसमें बहुत अच्छा रोल है अजवाइन का। हम कहते हैं जब आपको पीरियड्स आए हैं आप अजवाइन का कहवा बना के लें, वो क्या करेगी, आपकी यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी ब्लीडिंग को अच्छा करेगी, क्लॉट नहीं बनने देगी। जब आप अच्छा ब्लीड हो जाओगे, आपका यूट्रस बिल्कुल साफ होगा, तो प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होंगे। सेम ऐसे फ्लैक्स सीड्स हैं, उसके अंदर भी ओमेगा 3 और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद पंपकिन सीड और अखरोट जो है वो स्पेशली मेल्स के लिए, उनके स्पर्म्स के लिए जो है वो बहुत ज्यादा बेटर है। और बहुत सारी जहाँ चीज़ें हैं वहाँ एग बहुत अच्छा है। विटामिन डी और जिंक का रोल बहुत ज़्यादा है। विटामिन डी और जिंक का रोल बहुत ज़्यादा है। जब हम मेल इनफर्टिलिटी का केस लेते हैं तो हम उन्हें कह रहे होते हैं कि आपने एक वो जो खजूर वाला मिल्क शेक है वो ज़रूर पीना है, जो दूध में डाल के आप सोक करके रख दें और सारा दिन सुबह उसको उस वक्त लें, उसको एक मील समझें, क्योंकि उसके अंदर सारे नट्स हैं। सही, ठीक है, उसके अंदर खजूर है और दूध का वो शेक बन जाता है, वो पूरा मील है। अब ये नहीं कि 3 रोटियां खाने के बाद आपने वो शेक भी पी लेना तो वो नहीं होगा कुछ भी। उस वक्त खाएं जब आपको भूख लगी हो। तो सेम इसमें बहुत ज्यादा रोल है सीड्स का। सेलेनियम और ओमेगा 3 बहुत ज्यादा। सेलेनियम आपको पता है हमारी मेडिसिन भी है और सेलेनियम, जिंक और ओमेगा 3 का बहुत रोल है इसके अंदर। और बल्कि मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आप 10 मिनट्स जो है ना वो सन एक्सपोजर भी लें, बिकॉज ये कि जरूरी नहीं कि आप सप्लीमेंट के तौर पे ही विटामिन डी जो है वो लें। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई ना आर्टिफिशियल शुगर का आपने बता दिया, ये तमाम चीज़ें जंक फूड हो गई। अब बात होम्योपैथी की आपने की तो हम वहीं पर चलते हैं। अब इस हवाले से बताइएगा कि जैसा कि अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, यहाँ ये चीज़ भी मैं नाजरीन क्लियर करती चलूँ कि हर इनफर्टिलिटी का कॉज जो है वो डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पेशेंट आपके पास आता है और वो बांझ है तो उसका इलाज कर दिया जाए होम्योपैथिक मेडिसिन से और वो कोई एक ही मेडिसिन हो, ऐसा नहीं होता। हर एक की कॉज डिफरेंट होती है। अब अगर कोई पीसीओएस की वजह से आता है तो डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि हमारी होम्योपैथी इस सिलसिले में क्या कहती है। जी, हमारी होम्योपैथी जो है ना पीसीओएस इनफर्टिलिटी के सब केसों में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं मेडिसिन भी और सिम्टम्स भी। सही। अब पीसीओएस की जब हमारे पास पेशेंट आती है तो सबसे पहले हम उसका वेट देखते हैं और जो हमेशा से ही ज्यादा होता है। तो पीसीओएस में अब आप उसका देखते हैं कि कितनी है, मल्टीपल हैं, उनका अल्ट्रासाउंड देखते हैं। उसके बाद हमारी एक्सरे मेडिसिन, बहुत बेहतरीन मेडिसिन, कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा करती है, कलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है और फेनियम एक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह और भी बहुत सी मेडिसिन हैं जो हम उनकी लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल चेंज के साथ उनको मेडिसिन देते हैं अकॉर्डिंग टू उनकी सिम्टम। बिल्कुल, क्योंकि उसमें पीसीओएस में हमारे पास ज्यादातर सिम्टम्स पेशेंट लेके आते हैं, डिले, उनके जो पीरियड्स हैं वो 3 मंथ 6 मंथ डिले होते हैं, या तो डिलेड होते हैं या हैवी मेंस्ट्रुएशन होती है बहुत ज्यादा, होती है कि वीक में मंथ में 2 टाइम हो जाती है और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग रहती है। तो उसके लिए भी हम उनको ट्रिलियम दे देते हैं, मेलिफिलियम दे देते हैं, हिमामेलिस दे देते हैं। ऐसी ब्लीडिंग जिसमें आपका एचबी है, एचबी का लेवल डाउन हो रहा है। बल्कि एचबी के लेवल की आपने बात की तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से 80% जो है वो इनफर्टिलिटी इस वजह से होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। हमारी 80% यानी कि लोग जो है वो शिकार हैं। यस, आयरन डेफिशिएंसी जिसमें हमारी फेरम मेटालिकम एंड फेरम फॉस और कलकेरिया फॉस बहुत और अच्छा चाइना यस यस बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा ना ब्रेक का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेशन आपसे हमें मिली, यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। नाजरीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती। आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी पे।
बांझपन जिसके हवाले से बात हो रही है और बहुत ही बेहतरीन किस्म की गुफ्तगू हो रही है हमारी डॉक्टर समीना साइमी के साथ, जो होम्यो एक्सपर्ट हैं गायनी में, और इस हवाले से जो है उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चाहूँगी कि इस हवाले से हम बात करें कि अगर इनफर्टिलिटी हो जाती है तो उसकी तशखीस कैसे मुमकिन है, कैसे उसे डायग्नोज किया जा सकता है। जैसा कि अभी हमने स्टार्ट में बात की मेल और फीमेल के हवाले से कि मेल को तो अकाउंट किया ही नहीं जाता इस सिलसिले में, इवन ये चीज़ समझी ही नहीं जाती कि सीमेन एनालिसिस करवा ही लिया जाए, और 40% टू 50% इशू जो है वहीं से होता है। तो बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी डॉक्टर समीना, बताइएगा कि तशखीस इसकी कैसे मुमकिन है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जब आप एक नया कपल है वो 1 साल तो उनको देखना चाहिए, वो भाग भाग के डॉक्टर्स के पास ना आए, क्योंकि मेरे पास वेरी नेक्स्ट मंथ आफ्टर मैरिज जो दादियाँ, अम्मियाँ, बहुएं, सासें हैं, वो अपनी बहुएं लेके आ जाती हैं। गलत करती ये हैं। गलत है, ठीक है। 1 साल दें उन्हें अपनी ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय करने के लिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद हम मेल की तरफ आ जाएं तो सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, ठीक है। सीमेन एनालिसिस में भी आपके 7 डेज का डिस्टेंस, 3 to 7 डेज का होता है डिस्टेंस। उसके बाद आपका जो सीमेंस हैं उसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी देखी जाती है। और फीमेल के जो टेस्ट हैं वो पीरियड्स के 2nd डे 3rd डे पे लिए जाते हैं, जो उसके हार्मोनल टेस्ट होते हैं। उसके बाद उनकी अल्ट्रासाउंड की जाती है, उनको एवुलेशंस के डेज निकाल के दिए जाते हैं। अगर उसमें भी वो कंसीव ना करें 2 से 3 ट्रायल्स के बाद उनका ट्यूब टेस्ट करवाया जाता है कि ट्यूब्स के अंदर कोई ब्लॉकेज वगैरह या ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। उसके बाद उनकी यूट्रस के अंदर एंडोमेट्राइटिस या पॉलिप या फाइब्रॉइड या कोई और किसी मसला तो नहीं है, या कोई सिस्ट तो नहीं है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है। और बाज़ दफ़ा रेगुलर अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है उसके साइज को देखने के लिए। तो ये तो वो टेस्ट हैं जो फीमेल के हैं। और मेल में जैसे मैंने आपको बताया कि मेन टेस्ट जो स्टार्ट किया जाता है वो सीमेन एनालिसिस से ही किया जाता है। सीमेन एनालिसिस अगर कम है तो उसके बाद फर्दर टेस्ट करके देखे जाते हैं कि उनमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर साहब आपने बताया कि एनेमिक होना भी एक सेम इसी तरह मेल में भी ये है। ब्लड टेस्ट भी इसलिए करवाया जाता है, HB लेवल, उसमें HB लेवल भी आएगा उनका, और उनके हार्मोन्स ब्लड टेस्ट में भी सारे। वन थिंग मोर हम मिस कर रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए हम ब्लड शुगर लेवल भी जो है वो चेक करते हैं। जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे उसमें हार्मोन्स टेस्ट होंगे और उसमें ये ब्लड शुगर टेस्ट भी होगा। CBC जब आप अपना टेस्ट करवाते हैं, इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, तो CBC तो इनिशियल स्टार्ट में जरूरी है, सही, ठीक है। उसी में आपको CBC में आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद ही डायग्नोज बनाया जाता है, और फिर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स एंड अकॉर्डिंग टू टेस्ट रिपोर्ट्स उनको इलाज किया जाता है। बिल्कुल, कि किस वजह से किसको प्रॉब्लम है। जैसा कि अभी आपने बात की थी कि मेल्स में जो वेरिकोसील का प्रॉब्लम होता है उसका भी अल्ट्रासाउंड समटाइम किया जाता है कि कहीं ये इशू तो नहीं है, इस तरह के जो है, तो अकॉर्डिंगली फिर मेडिसिन दी जाती है। मेडिसिन की फिर बात हो रही है तो हम फिर वहीं पर आ जाते हैं कि अगर स्ट्रेस लेवल की वजह से होता है किसी को प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी का, इधर वो मेल है या फीमेल है, तो कौन सी मेडिसिन है जो उसको बेटर कर सकती है? देखें, अगर मेल में हम जाएं और अगर फीमेल में भी जाएं तो इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। उसमें दिल टूटा होना चाहिए। सबके साथ स्टोरीज तो जरूर होती हैं। इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करेगी, नेट्रम म्योर बहुत अच्छा काम करेगी, आपकी पैसिफ्लोरा बहुत अच्छा काम करेगी, कैनियम फोर्स बहुत अच्छा काम करेगी। एवना सेवा के डॉक्टर साहब, मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। जब आपके साथ पेशेंट आके कहता है कि जिस्म में जान नहीं है, लग रही है, नींद बहुत डिप्रेस है और ऐसा टेंशन है जो निकल नहीं रहा, जबकि इसको जस्ट एक टॉनिक के तौर पे हम लेते हैं, मसल्स टॉनिक के तौर पे आपको देखा जाता है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की मेडिसिन है। इंसोम्निया के इतने केसेस मेरे एवना स्टेवा ने हल किए हैं ना, तो एवना स्टेवा को जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद ये तो आपने स्ट्रेस की पूछी। जी, अब हमें बता दें कि लो AMH लेवल जैसे होता है कि एग रिजर्वायर जो है वो डिस्टर्ब है, एग्स ही नहीं प्रॉपर बन रहे या मेच्योर नहीं है, तो उसके लिए उसकी काउंटेबिलिटी लो है, उसके लिए बताइए। उसके लिए फीमेल में तो हम पल्स देंगे, ठीक हो और गया, सीपिया देंगे, स्पाइना देंगे। सीपिया मेल में भी बहुत अच्छा काम करती है। कुछ केसेस हमने सीपिया से फीमेल मेडिसिन समझा जाता है, जैसे हालांकि सिर्फ पल्स को और सीपिया को समझते हैं फीमेल से, और पल्स से, और पल्स तो आपको मेल पे इफेक्ट करती है जब आपको डिसऑर्डर होता है स्टमक, गैस्ट्रिक इश्यूज, आपने बाहर से कुछ खा लिया और कुछ ऐसा मसला, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, जलन, बर्निंग है, तो इसमें पल्स तो मेल को भी बहुत अच्छा। लेकिन सीपिया को मैंने देखा है कि मेल की तरफ तो लेके ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं, पर्टिकुलर फीमेल रेमेडी समझा
जाता है बिल्कुल। इसको। और मेल के जो ओवम्स स्पर्म्स हैं, सॉरी, उसके में मेरा एक केस सीपिया ने हल किया, जिसको हमने पहले 30 में दिया, फिर 2 में दिया, फिर 1M में, फिर CM, लेकिन सीपिया ने ही हल किया, क्योंकि वो सारी सिम्टम्स पे जा रही थी कि दुनिया की हर चीज से उकताहट थी ना। तो सेम इसी तरह बहुत सी मेडिसिन है हमारी, जिसमें मेल एक्स में डेमियाना भी बहुत अच्छा काम करती बहुत है, अच्छा। यूहिम्बियम बहुत अच्छा काम बहुत ही करती है, बेहतरीन, उसकी पावर सारी जो है वो लौट आती है। यस बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एंडोमेट्रियोसिस की बात आपने की थी कि लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाती है यूट्रस की, तो इस सिलसिले में जब फाइब्राइड्स भी साथ हों और ये प्रॉब्लम भी हो, तो फिर हमारी मेडिसिन जो है उसके हवाले से बताइएगा। जी, एंडोमेट्राइटिस में जब हमारे पास पेशेंट आता है जिसको विजाइनल डिस्चार्ज है विद ईचिंग और विद ईचिंग, तो क्रियाजुटम बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद एग्नेस कास्ट बहुत अच्छा काम करती है, क्या इसे मेल रेमेडी समझा जाता है? हाँ बिल्कुल, एग्नेस कास्ट को मेल रेमेडी समझा जाता है, लेकिन फीमेल का डिस्चार्ज है विदाउट स्मेल, विदाउट ईचिंग, वो आपका एग्नेस कास्ट बहुत अच्छा करेगी। ठीक है। उसके बाद विद ईचिंग में कॉलनसोनिया, क्लेडियम बहुत अच्छा काम करेगी, क्लेडियम मेल पे भी बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद एंडोमेट्राइटिस की बात करें, हाँ फाइब्राइड्स हैं आपके, तो हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद ये फेरिनेक्स अमेरिकाना जो बहुत बेहतरीन, ये बहुत अच्छा फाइब्राइड्स को इसने ऐसे खत्म कर देती है कि बस। उसके बाद क्लकेरिया फ्लोर है, क्लकेरिया कार्ब है, नेट्रम म्योर है, आरम मेट है। ये सिम्टम्स टू सिम्टम वेरी करती हैं मेडिसिन कि किस पेशेंट पे कौन सी मेडिसिन जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑलमोस्ट तमाम इश्यूज के ऊपर बात हुई, मैं चाहूंगी कि ट्यूब्स का जो ब्लॉकेज हो जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम होता है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, इसके हवाले से बताइएगा। ट्यूब से मुझे भी याद आया, मेरी एक वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ था, डॉक्टर साहब मेरी लेफ्ट साइड वाली ट्यूब में बड़ी दर्द है, तो मैं बड़ा ही हंसी कि ये एक टेस्ट होता है जो एक्सरे टाइप है, जो एक टेस्ट है जो प्रॉपर, वो टेस्ट से ये आपकी ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज है, आपको अल्ट्रासाउंड भी नहीं बताती, ऐसे नहीं पता चलता। देखिए आपको ऐसे हाथ, ये मेरी लेफ्ट साइड वाली पे आपको पता नहीं चल सकता, अल्ट्रासाउंड पे भी नहीं पता चलता। ठीक है, इसका पर्टिकुलर टेस्ट है जिससे आपको पता चलता है कि आप, यस HSG टेस्ट है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज है। उसमें डॉक्टर साहब हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन आयोडम बेहतरीन, ऐसा बेहतरीन उसने रिजल्ट्स दिए हैं, ट्यूब्स की ब्लॉकेज खत्म की है कि मजा ही आ गया। अब ये जो ट्यूब्स की ब्लॉकेज है, इसमें रीजंस वही हैं, इन्फ्लामेशंस हैं, ठीक है, उसमें आपका लाइफस्टाइल, आपके एनवायरनमेंट, आपके कॉस्मेटिक का यूज है। जी डॉक्टर, ये भी एक पॉइंट आ गया जिसे हमने डिस्कस करना है। यस, जो बहुत ज्यादा यूज है डॉक्टर साहब, अगर आप देखें तो हमारी हर चीज में यूज है, हर चीज में है, बिल्कुल ठीक। जैसे कि मैंने प्लास्टिक के हवाले से बात की, ये वही चीज, वो इंडस्ट्री जो है वो शामिल तो हो जाती है। तो यहीं से जो है आपसे क्वेश्चन करते हैं कि ये जो कॉस्मेटिक है, इसका इनफर्टिलिटी के साथ जो है क्या ताल्लुक है और कैसे असरअंदाज होता है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत अहम क्वेश्चन है ये कि कॉस्मेटिक का इनफर्टिलिटी के साथ क्या है। अब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले ब्रश करते हैं, जो आप पेस्ट यूज करते हैं उसमें केमिकल कुछ ना कुछ, आपको पता है मैंने पेस्ट पे भी पूरा बताया हुआ है, बिल्कुल सारी हर्बल नहीं होती, उसमें केमिकल्स हैं। उसके बाद फेस वॉश से आप मुंह धोते हैं, उसमें केमिकल है। उसके बाद आप मॉइस्चराइजर आप जो यूज करते हैं उसमें केमिकल है, ठीक है। आप जो लोशन लगाते हैं उसमें केमिकल है, बाथ लेने के लिए आप शैम्पू यूज करते हैं उसमें केमिकल है, बॉडी पे आप जो अपना यूज करते हैं उसमें केमिकल है, डिओड्रेंट्स यूज करते हैं, स्प्रेज यूज करते हैं, वो ये तो डॉक्टर साहब देखें, जो स्प्रे यूज किया सब नहीं करते ना, कुछ लोग करते हैं, ये कुछ चीजें हैं जो कुछ लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन पेस्ट तो सभी करते हैं। हम वो चीजों का जिक्र कर रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है सही कि हम कितनी क्वांटिटी में डेली बेस पे कॉस्मेटिक को अपने अंदर डाल रहे हैं। हम लोशन सब लगाते हैं, हर घर के अंदर लोशन मौजूद है। अभी इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा हो जाता है ना, हर कंपनी जो है वो एक नया लोशन निकालती है जब सर्दी आती है तो, और जो भी है वो हर कोई यूज करता है क्योंकि मॉइस्चर की जरूरत है स्किन को, जरूरत है स्किन को, बिल्कुल। और हर कोई कहता है अच्छे से अच्छा मैं यूज करूं, उसमें बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर जा रहा है। शैम्पू हम तरह तरह के ट्राई कर रहे हैं, उसमें बॉडी के अंदर कंडीशनर्स यूज कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा ट्रेंड जो यंग गर्ल्स में है व्हाइटनिंग क्रीम्स के हवाले से। यस डॉक्टर साहब, वो तो खैर है ही है, क्योंकि हर इंसान खूबसूरत बनना चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है और यंग रहना चाहता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव यूज ऑफ व्हाइटनिंग क्रीम्स, आप यकीन करें कि वो छोटे तबके से लेके बड़े तबके तक सही बात हर है। कोई अपने स्टाइल में अपनी रेंज में रहते हुए उसको धड़ाधड़ यूज करता है, और बहुत ज्यादा जो आपकी स्किन की लाइनिंग, आउटर लाइनिंग को पतला करती है और भी बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा करती है। अभी हम स्किन के टॉपिक पे नहीं, हम इनफर्टिलिटी की टॉपिक में हैं, तो ये आपके अंदर बांझपन
का कॉज क्योंकि हो सकता है। लॉट्स ऑफ हैवी जो है ना क्वांटिटी में मर्करी होता है। यस, मर्करी होता और है, वो डिस्टर्ब करता है आपके हार्मोन बैलेंस को। मर्करी, यस, डॉक्टर साहब ने बहुत गुड पॉइंट याद करवाया कि मर्करी इनमें बहुत ज्यादा है, जो आपके क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटी आ जाती है हाँ, इसकी वजह से। बिल्कुल, और जो इसकी वजह से आपका ये जो बांझपन है ये एक और चीज जो कंटेंट इसके अंदर होता है आपको शेयर करते हैं कि हम हाइड्रोकोनिन जो इसके अंदर होता है बिल्कुल, वो भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है इस सिलसिले में कि स्किन लाइटनिंग का एजेंट है ना वो, तो वो भी सारा डिस्टर्ब करके देता है। और चूंकि आप समझाएं कि कौन सी चीज जो है मॉइस्चर के लिए इस्तेमाल करें या नेचुरली कर सकते हैं ताकि जो है हमारा जो तबका है वो उसमें कुछ बेहतरी आ सके। आजकल दौर पता है क्या है, दौर ये है कि हम जितनी देर जिंदा है खूबसूरत नजर आए फिर बेशक मार जाएं। इतना कुछ एक्सेस यूज करें, इतना कुछ लगाएं, जितनी देर जिंदा है आपने सोशल मीडिया में देखा नहीं और वो ट्राई कर दिया, ये है दौर। हाँ, बिल्कुल, आपने उसको देखा नहीं, आपने पढ़ा नहीं, उस पर रिसर्च नहीं किया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंडिया में एक डेथ हुई है, वो यंग एक्टर की 40 इयर्स की थी। क्या था, उन्होंने एक्सेस यूज किया इंजेक्शंस का, ट्राइंग टू बी यंग। यस, ये कोशिश थी कि मैं यंग और खूबसूरत नजर आऊं, तो वो आगे जाके खूबसूरत नजर आ रही हैं। तो हम अपनी जिंदगी को स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, बस इन चीजों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पर रिसर्च नहीं करते। अब आप करें क्या, जाहिर है सबने मुंह भी धोना है, सब देखें सिंपल चीजों पे वापस आए, सिंपल चीजों पे वापस आ जाएं। जरूरी नहीं है साबुन और फेस वॉश ही आपका मुंह साफ करेगा। आप अब चावल का आटा, राइस फ्लोर, उसको थोड़ा करके उससे मुंह धो लें, आप बेसन से मुंह धो लें। अब साबुन से धोना आपको जरूरी है, सही बात आप ठीक है। उसके बाद आपका शैम्पू आ जाता है, आप खुद सिकाकाई, आमले, रेठे, होम्योपैथी की आर्निका मिला के हर्बल शैम्पू बनाइए, जिसमें आपने खुद बनाया हुआ, तो केमिकल्स उसमें नहीं है। अपने बालों को आप उससे बचाइए। उसके बाद मॉइस्चराइज रखने के लिए आपको कोकोनट ऑयल में यूज करवाती हूँ। उसका एक प्रॉब्लम मुझे बताते हैं मेरे पेशेंट्स भी और मेरी फैमिली में यूज होता है कि वो 1 मिनट में जज़ब हो जाता है, फिर यूज करना पड़ता है। बेहतरीन है, लेकिन तो देखें ना, अच्छा नहीं है कि वो इतना पतला होता है कि आपके ग्रीजी लुक नहीं आती उसकी वजह से। यस, वो जज़ब हो जाता है। आपको अगर हर वजू के बाद दोबारा ट्रूली हाइड्रेट करता है ना, वो इंटरनल आपके अंदर आपके जो स्किन है उसकी डर्मस, एपिडर्मस तमाम तक वो पहुंचता है, आपको हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को रिंकल से बचाता है। बिल्कुल, एक ऑलिव ऑयल, ये दोनों बेहतरीन है आपकी अप्रोच में, जो भी हो यूज करें। कोकोनट तो आपको चीप रेट पे मिल जाएगा, ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है। उसके बाद डॉक्टर साहब एक और भी, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल तो इतना वो यंग लुकिंग के लिए कहा जाता है। उसको हम प्रोग्राम तो फर्टिलिटी का कर रहे हैं, सॉरी हमारा प्रोग्राम जो है, हम चाहते हैं कि आप खूबसूरत भी नजर आए, और तो ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं अपने जिंदगी से। जितना आप केमिकल को निकाल सकते हैं वो निकाल लें। चलें, कॉस्मेटिक्स की बात हुई तो आपने बहुत ही बेहतरीन टिप्स भी दी और बेहतरीन बात हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, टॉपिक से थोड़ा सा हम हट गए, लेकिन ये कि अब वहीं आते हैं कि मोटापा जो है, आपने जिक्र किया था कि जो ओबेसिटी है वो भी एक कॉज होती है, तो इसका कैसे रिलेशन है इनफर्टिलिटी के साथ, थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जी डॉक्टर साहब, ये बहुत बहुत अहम क्वेश्चंस भी है और आज का अलमिया भी है। मेल जब अंडरवेट होगा तो हेल्दी स्पर्म्स को पैदा नहीं कर सकेगा। मेल जो है जब ओवरवेट होगा तो उसके हेल्दी स्पर्म्स नहीं होंगे, उसको बहुत सी डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है। फीमेल जिस वक्त ओवरवेट होगी तो पीसीओएस होगा उसको, उसके सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, प्रोलैक्टिन लेवल हो सकता है, T1, T2, T4, ये सब उसके एंड्रोजन रेज कर सकता है उसका, ठीक है, ओबेसिटी में। जी। और उसके बाद उसका हेयर फॉल और ये सब चीजें मिलके आपको उसकी तरफ, बांझपन की तरफ ले जाती हैं। आप जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम सिर्फ देखते हैं कि उसको क्या है, वो ओवरवेट है तो हमें पता है जी पीरियड्स डिले हैं। एक होम्योपैथ की ऑब्जर्वेशन जो है ना वो बहुत बेहतरीन होती है। और डॉक्टर साहब उसमें हम सिर्फ उनको कहते हैं अपने वेट से 20 kg रिडक्ट कर दो, निकाल दो, और उसी में प्रेगनेंसी हो जाती है। एग्जैक्टली, विदाउट एनी मेडिसिन प्रेगनेंसी हो जाती है, अपने वजन में से 20 kg माइनस कर। लेकिन ये भी आपको नाज़रीन एक डॉक्टर ने बताना होता है कि आप कहाँ पर जो है वो अपना सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। आपको फोकस कहाँ पे करना है, क्या वो ओबेसिटी की तरफ करना है, स्ट्रेस की तरफ करना है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये एक अच्छा डॉक्टर आपको बता सकता है आपकी केस टेकिंग के बाद। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा इशू है जिसके हवाले से हम सुनते हैं और बहुत ज्यादा पिछले दिनों जो है सोशल मीडिया पे भी ये बात रही, ब्रायलर के हवाले से। ब्रायलर मुर्गी जो
है जी, उसके हवाले से, उसका और बेऔलादी का जो ताल्लुक है ना, उस हवाले से बहुत ज्यादा हुआ कि क्या कहते हैं ना, उसकी रफ्तार, क्योंकि देखें ना उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा यानी ग्रोथ की उसकी की जाती है कि उसमें उसको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, उसको ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है। तो वही ग्रोथ हार्मोन जब हम तक आते हैं क्या होता है, हमारे सारे जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फीमेल्स जो हैं उसमें एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है। एक्चुअली ना वो आर्टिफिशियल, मैं रिसर्च पढ़ी थी, आर्टिफिशियल जो है एस्ट्रोजन उनके अंदर पैदा होती है और वो जाहिर सी बात है जनरेट करती है तमाम जो लोग उसका गोश्त खाते हैं। तो अब इसको तो समझा जाता है ना कि एक वो चीप किस्म की प्रोटीन है जो मिल जाती है चिकन में, लेकिन क्या इसका मुतबादिल हो सकता है? मुझे बताएं कि हम वो लें तो ये चीज ना हो, क्योंकि ये तो स्पर्म काउंट पे भी असरअंदाज होता है, ओव्यूलेशन पे भी होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो खराब हो जाते हैं। तो ये चीज ना बहुत ज्यादा आती है। आप ये चीज बताइए कि अब प्रोटीन फिर कैसे ली जाए? जी जी डॉक्टर साहबा, बहुत अच्छा क्वेश्चन और आपने खुद बहुत अच्छा उसको एक्सप्लेन किया कि जो ब्रायलर है, क्योंकि ये चीप रेट में आपको मिल जाता है, तमाम तबका इसको बहुत, इसमें टेस्ट अच्छा हो जाता है, सब्जियों में भी डाल के खाते हैं लोग इसको खाने में ना, बिल्कुल हैबिचुअल, जिससे एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होता है और आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन जब मिलेगा तो आपके पीसीओएस का मसला आपको होगा, डेफिनेट होगा, आप ओवरवेट डेफिनेट होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर होगा, क्योंकि जिनकी जिंदगी में डेली बेस पे इसका यूज है, क्योंकि हम इसको एज ए प्रोटीन लेते हैं कि ये एक लीन किस्म का प्रोटीन है जो डाइजेस्ट अच्छी तरह हो जाता है, तो ये हम यूज करते हैं। लेकिन उसको आप कोशिश यही करें कि इसको जिंदगी से निकालें। अगर आपको लेना है चिकन तो आप देसी वाला चिकन लेना, आप ब्रायलर को छोड़ दें, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा उनकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, एक दिन में आप एक ब्रायलर तैयार हो जाता है, 35 से 40 दिन में वो प्रॉपर एक मुर्गी बन जाती है। एक्चुअली वो मुर्गी नहीं होती, वो बेचारा चिकन का बुरा हाल हो चुका होता है। 41वें दिन हमारे पेट में होता है, एग्जैक्टली, और पेट में जाने के बाद वो हमारे एस्ट्रोजन को डिस्टर्ब करता है, फेस पे दाने लेके आता है और हमें इनफिलियरिटी, पीआईडी की बहुत ज्यादा जो है वो रेशो आ जाती है। फीमेल्स के हार्मोन जो डिस्टर्बेंस है ना, ये रेशो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसीलिए हम चिकन, जब आपका वेट कम करवाते हैं, आपका जब चिकन बंद कर देते हैं, चिकन बंद करने की वजह पता चल गई ना, ये वजह है जी। तो उसके बाद आप देसी चिकन ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं डॉक्टर साहब, फिश आजकल फिश का दौर है, आपका फिश ले सकते हैं। उसमें भी है कुछ फिश हैं जो आपको खराब करती हैं, लेकिन ज्यादातर जो मार्केट में मिल रही है फिश ले सकते हैं। उसके बाद मटन लें, आप बीफ लें, थोड़ा खा लें, कभी कभी खा लें, और ये जो आप ब्रायलर को अपनी सब्जियों में ऐड करके खाते हैं और डेली बेस पे उसका इनटेक है, वो आपको दालें, एग, ये यानी प्रोटीन के सोर्सेज हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारी गुफ्तगू की और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे ऑलमोस्ट बात हुई। मैं चाहूंगी एहतियाती तदाबीर अब आप कुछ बता दें और कुछ हल बता दें कि ये जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करते हैं हमारे माशरे में इनफर्टिलिटी का, वो सोल्यूशन उसका हो सके, जिसमें हमारा लाइफस्टाइल भी आपने जिक्र किया है, और कौन सी चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं? जी बिल्कुल, हम जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा इन्वायरमेंट है कि हम किस तरह के माहौल में रहते हैं। आपने जब शादी करनी है तो सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करके रखें, और उसके बाद अपने आप जो भी बुरी आदतें हैं, स्मोकिंग है, छालिया है, एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल है, उसको आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू करें। वो आपके स्पर्म्स लेवल पे मेल के लिए खराब हो सकता है। फीमेल जब शादी को प्लान करती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े तो खरीदती हैं, उसके साथ अपने वेट को भी मैनेज रखें, अपने हार्मोन्स का टेस्ट पहले से करवा के रखें, और अपने बॉडी के अंदर जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपका यूट्रस का कोई मसला है, आपको ओवेरियन सिस्ट का कोई मसला है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, आप ओवरवेट हो, तो इन सब चीज़ों को आप मैनेज करके रखें, ताकि आपको शादी जब आपकी होती है तो आपके हार्मोन्स सडन चेंज होते हैं, बॉडी में चेंज आता है, वो चेंज भी अफेक्ट करता है। तो अगर ऑलरेडी ही सब खराब होगा तो वो खराबी और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। नाज़रीन, खुराक को बेहतर कीजिए, लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए, और इस तरह की बहुत सारी बातें जो हमने टाइम टू टाइम डिस्कस की। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और इतनी ज़्यादा मालूमाती हमें बातें वो बताई कि जिन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। नाज़रीन, डेफिनेटली आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मुफीद रहा होगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।